दोस्तों नमस्कार। जन विचार संवाद ग्रुप के साप्ताहिक आयोजन समय से संवाद में आप सबका फिर से स्वागत है। जन विचार संवाद ग्रुप 57,000 सदस्यों का फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप में सोशल मीडिया पर सक्रिय सभी प्रतिरोधी स्वर जुड़े हुए हैं और लगातार अपने काम से समाज को जागरूक करने के अभियान में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हम हर सप्ताह किसी ऐसी शख्सियत से संवाद करते हैं जो अपने कार्य और विचारों से समाज को सुंदर बना रहे हैं और समाज को रहने लायक बनाते हुए उसे शिक्षित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारे आज के मेहमान हैं कवि, फोटोग्राफर, शिक्षक, स्कॉलर अक्षय अनुग्रह। अक्षय, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अक्षय कविताएं लिखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के मगध विश्वविद्यालय बिहार में प्राध्यापक हैं, स्कॉलर हैं, टीचिंग मेथड्स पर काम करते हैं, अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, यात्राएं करते हैं। पॉलिटिकल साइंस को फिलॉसफी की नजर से, लिटरेचर की नजर से, मनोविज्ञान की नजर से और समाजशास्त्र की नजर से देखते हैं, इसलिए उनका बहुत इस विषय में बड़ा वाइड अध्ययन है। एक जो आपके परिचय से जो बात उभरी है, वो पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ कविताएं कैसे साधते हैं? ये बात कोई नई बात तो नहीं। ये प्रश्न जो है बहुत ही मेरे ख्याल से सामान्य प्रश्न है, क्योंकि ये इसका उत्तर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और चूंकि आप भी पॉलिटिकल साइंस से और हम लोग विशेषतः पॉलिटिकल साइंस पे हम लोगों के बहुत बात होती रहती है। और जैसा आप पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से आप साधते हैं अपने लेखों में, कि आपके हर लेख में कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल क्वेश्चन दिख जाता है, तो कविता लिखना भी अपने आप में एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। इसको ऐसे समझिए कि एक कवि होता है जो, उसके दिमाग में भी एक स्टेट की परिकल्पना है, जिसको हम स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। राज्य, स्टेट का मतलब ये होता है एक अवस्था, एक समय। हम्म। तो हम्म। हर फिलोसोफर, हर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हर विचारक ये समझता है, या हर एक जो चाहे पैगंबर हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, वो ये समझते हैं कि एक कोई ऐसा स्टेट है जहां पे यदि इंसान पहुंच जाए, या वो स्थिति यदि यहां बना दी जाए, तो ये धरा जो है वो स्वर्ग बन जाएगी। सबको न्याय मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो वो हर कोई अपने अपने तरह का स्टेट बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। कम से कम वो जो इस धरा को अपने नजर में सुंदर बनाना चाहता है। तो कभी भी एक किस्म का अपने तरह का के स्टेट बनाना चाहता है, उस तरह की स्टेट की परिकल्पना उसके जहन में होती है, और वह परिकल्पना वो अपने तरीके से कविता के माध्यम से रखता है। तो अब चूंकि आपने कहा कि पॉलिटिकल साइंस से भी है और कवि भी है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल साइंस से होने के नाते वो स्टेट की परिकल्पना के बहुत सारे जो प्रश्न है, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, वो भी जहन में होते हैं, साथ में एक कल्पनाशीलता भी जुड़ जाती है। इसलिए आपने जो परिचय में कहा कि पॉलिटिकल साइंस को फिलोसफी की नजर से देखना, पॉलिटिकल साइंस को लिटरेचर की नजर से देखना, तो मेरे ख्याल में हर पॉलिटिकल फिलोसफर अपने आप में एक कवि भी है। क्योंकि उसके वाह। जहन में, जैसे मार्क्स के जहन में एक परिकल्पना है कि यदि एक कम्युनिज्म जैसा स्टेट आ जाएगा, जॉन लॉक के जहन में एक परिकल्पना है कि व्हेन सोसाइटी जब लिबरेट हो जाएगी, बंधन नहीं रहेंगे, तो एक अच्छा समाज बन जाएगा। तो हर पॉलिटिकल फिलोसफर के, हर पॉलिटिकल विचारक के जहन में एक परिकल्पना होती है, कल्पना होती है। वही लगभग उस तरह की कल्पना एक पोएट के जहन में भी होती है। गुड। एक चीज जो है, हम जब पढ़ते हैं तब जो कोई भी डिसिप्लिन हो, मतलब साइंस भी हम्म। हो या सोशल साइंस भी हो, जो उस डिसिप्लिन की जो असेट है, वो असेट उस डिसिप्लिन के फिलोसोफर से, है ना? मतलब हम्म। वो बेस है, नींव है उसकी, है ना? पूरा डिसिप्लिन उस पर डिपेंड करता है। तो हम जब पढ़ते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी को, बहुत सारे फिलोसोफर है जो हमको बहुत मुतासिर करते हैं, हमको पसंद आते हैं, हमें लगता है कि क्या चीज सोची है उन्होंने उस वक्त में। आपके जहन में कोई ऐसा फिलोसोफर है जिसको पढ़ते हुए आपको लगा कि नहीं, ये बड़ा यूनिक है, इसके पास बड़े यूनिक विचार हैं? मतलब इस वक्त में, जब जब उन्होंने लिखे थे तब तो थे ही, लेकिन इस वक्त में आपको लगता है कि उसने बड़े यूनिक ढंग से चीजों को देखा और सोचा है। तो आपको कौन फिलोसोफर सबसे अच्छा लगता है?
ये बड़ा मतलब कठिन सवाल है। हम्म। कठिन क्यों है? क्योंकि अ, जैसा मैंने पहले सवाल के उत्तर में कहा कि हर किसी के जहन में अपनी तरह की एक परिकल्पना है कि यदि वह स्थिति ला दी जाए, उस किस्म का स्टेट बना दिया जाए, तो मनुष्य जो है सुखी हो जाएगा, ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा, धरती जो है वह स्वर्ग हो जाएगी। तो धार्मिक हम्म। लोगों ने स्वर्ग की परिकल्पना कहीं बाहर कर ली, और जो हम्म। फिलोसोफर है वो जिद करके ये कहता है कि नहीं, यदि वैसा वाला स्टेट बना दिया जाए तो धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। और ये एक किस्म हम्म। की जिसको कहेंगे डेयर डेविल किस्म का काम है। डेयर डेविल को शायद हम्म। हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब, तो इसमें आप देखिए कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जहां एंशियंट इंडिया के फिलोसफर अभी छोड़ दें, एंशियंट ग्रीस के फिलोसफर से शुरू करें, तो जो हम्म। सोफिस्ट फिलोसफर हैं, है ना, पाइथागोरस वगैरह, सोक्रेटिस के बाद से प्लेटो देखें, तो प्लेटो हम्म। के टाइम से लेके आज तक, चाहे मार्क्स हो, जॉन रॉल्स हो, वो कहीं ना कहीं से यही बताने में लगे हैं कि यदि ऐसी स्थिति बना दी जाए तो समाज अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे हम्म। में जैसा मैंने कहा, ये सवाल कठिन है क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी दावेदारी है, और हर कोई ये दावा कर रहा है कि ये स्थिति बना दो तो समाज अच्छा हो जाएगा। तो ये रियली कठिन सवाल है। लेकिन हाँ, मुझे प्लेटो रोमांटिसाइज करते हैं, एरिस्टोटल थोड़े से ड्राई लगते हैं क्योंकि एकेडमिशियन ज्यादा हैं, और डेफिनेटली, लेकिन एरिस्टोटल के पास अपना यथार्थ है। रोमांटिस, हम्म। चूंकि आपने कहा कि आप पोएट्री, तो एरिस्टोटल से ज्यादा पोएटिक हार्ट जो है वो प्लेटो के पास है। हम्म। तो मुझे प्लेटो रोमांटिसाइज करते हैं। मुझे रूसो पसंद आते हैं, विशेष रूप से रूसो मुझे विशेष रूप से पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें एक अजीब किस्म की फितरत है, पर्सनैलिटी है, और साथ में उसका रिफ्लेक्शन है। साथ ही मुझे डेफिनेटली सात्रे भी पसंद आते हैं। यदि आप देखें कि मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स को पसंद करना और नापसंद करना सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्क्स तो एक ऐसा माइलस्टोन है कि आपको वहां से गुजरना ही होता है, जिसको कहा गया ना कि यू कैन लव मार्क्स, यू कैन हेट मार्क्स, बट यू कांट हम्म। इग्नोर मार्क्स। इग्नोर ये मार्क्स। सवाल ही नहीं होता कि मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा, मतलब मार्क्स, यदि ये भी कहा जाए कि मार्क्स के जहन में जो स्टेट की परिकल्पना है कि ऐसा स्टेट बना दीजिए, मतलब स्टेटलेस सोसाइटी बना दीजिए, तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। यदि आप उससे डिसएग्री भी कर रहे हैं, उसको डिसएग्री नहीं भी कर रहे हैं, मानना नहीं भी चाह रहे हैं जिद पूर्वक, लेकिन मार्क्सिस्ट एनल मतलब मार्क्स के जो एनालिसिस है समाज के, इकोनॉमी के, पॉलिटिक्स के, वो इतने कटु सत्य हैं, इतने कटु सत्य हम्म। हैं कि आप हम्म। उससे उससे जिसको कहते हैं ना, दामन बचा के नहीं जा सकते। तो इसलिए मार्क्स को पसंद करने और नापसंद करने का हमारे ख्याल में सवाल नहीं होता। और दूसरी, मैं ये मानता हूँ कि केवल पॉलिटिकल साइंस उसमें ना जाए। जैसे मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में तीन आर्य सत्य हैं जैसे हम्म। बुद्ध ने कहा, हम्म। तीन आर्य सत्य हैं। एक, जो तीन आर्य सत्य जो तीन लोगों के द्वारा उद्घाटित हुए, एक हुआ चार्ल्स डार्विन के द्वारा, हम्म। दूसरा हुआ मार्क्स के द्वारा, और तीसरा हुआ सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। और राइट। जो तीनों ही बड़े ही कटु व्यक्ति हैं, तीनों ही बड़े समाज की कटु व्याख्या करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कटु सत्यों को स्वीकार करते हुए नैतिक है, वो मनुष्योत्तम मनुष्य वाह। है मतलब जो एक तीनों को, क्योंकि सवाल। इसमें एक मिनट मैं ये इसको कंप्लीट इसलिए कर दूं, क्योंकि जिसको हम जिन चीजों को समाज में, हम जिन चीजों को पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा मानते हैं, जिन चीजों को बहुत हम्म। ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे हम इमोशन को बहुत अच्छा मानते हैं, जैसे हम्म। हम प्रेम को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जब डार्विन को पढ़ते हैं तो बड़ा कटु कटु सा सब लगता है कि अरे सब सर्वाइवल की दौड़ लगी हुई है, सब तो मतलब बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को लेके है। हम्म। ऐसे ही हम्म। फ्रॉइड को हम्म। पढ़ते हैं तो वो हर चीज में वही उठा डालता है कि नहीं, हर चीज हम्म। केवल हम्म। बॉडी का सुख प्लेजर है। हम्म। मार्क्स को तो हम्म। हर चीज को इकोनॉमी से डाल देता है, प्रेम प्रेम सब हम्म। हम्म। इकोनॉमी से। हम्म। बावजूद इसको पढ़ने के बाद यदि हम दुष्ट नहीं होते और नैतिक हो जाते हैं, तो वो बहुत है, वो तथाता किस्म का मनुष्य है, बुद्ध किस्म का मनुष्य है। वो बात मुझे लगती है। हाँ बताइए। ये एक सवाल जो है वो राजेश ने पूछा है कि आदर्श राज्य क्या यूटोपिया ही रहेगा? मेरी एक कविता है, कहिए तो सुना दूं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सुनाइए। राजेश जी भी कवि है तो उनको मतलब कवि को कवि की भाषा में ही जवाब देना चाहिए हम्म। तो एक कविता थी कि
जानते हो जहां तुम्हें आकाश नजर आता है वो केवल एक सूचना है कि तुम्हारी आंख केवल यहीं तक की ऊंचाई देख सकती है। जानते हो जहां तुम्हें आकाश नजर आता है वो केवल एक सूचना है कि तुम्हारी आंख केवल यहीं तक की ऊंचाई देख सकती है। कल्पनाओं के भी आकाश होते हैं, उन आकाशों के शिखर होते हैं। तुम तो अपनी यथार्थ की जमीन से कल्पना की जमीन पर पैर रखने से भी डरते हो। वाह। तो ये जो बात है, क्या सवाल था कि यूटोपिया केवल यूटोपिया ही रह जाएगा, हम्म। है ना, आदर्श राज्य आदर्श केवल राज्य। आदर्श राज्य रह। हम्म। तो मैंने भी आपके लेखों में कई बार पढ़ा कि आप हमेशा वो ग्रे लाइन पे खड़ी रहती हैं। देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक, देयर इज नथिंग लाइक व्हाइट, है ना। हम्म। ग्रे हम्म। एक सिचुएशन बनी हुई है, और उस ग्रे में कभी ब्लैक का पॉइंट हावी होता है, कभी व्हाइट का पॉइंट हावी होता है ना। तो जो हमारा ज्ञात इतिहास है, जो हमारी ज्ञात पॉलिटिकल फिलोसफी का भी इतिहास है, जहां अलग अलग लोग अलग अलग किस्म के स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, और हम्म। अभी हमारे सामने जो प्रचलित मॉडल है उसमें सबसे ज्यादा तो यही मॉडल है कि एक कम्युनिस्ट का मॉडल है, एक नेशनलिस्ट का मॉडल है, सोशलिस्ट का हम्म। मॉडल है, लिबरल्स का मॉडल है। इन सब में या फेमिनिस्ट का मॉडल है, एनवायरमेंटलिस्ट का मॉडल है, इन सब में यही दावेदारी है। सभी यूटोपिया पे जाके बात करते हैं। सभी यूटोपिया पे, हिटलर में भी एक किस्म का यूटोपियनिज्म था, है ना। हम्म। तो हम्म। ये कहना कि आदर्श राज्य हमेशा आदर्श राज्य ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आदर्श राज्य भी एक किस्म की, एक जो जिसको मैंने कहा कि कवि हमेशा एक उच्छृंखलता करता है, हम्म। एक छलांग मार के चीजों को सोचता है। वो कभी भी पूरी तरह से जमीन पे नहीं लाई जा सकती, और यदि हम्म। कवि की हर कल्पना जमीन पे लाई जा सकेगी तो दुनिया में कविता का अर्थ समाप्त हो जाएगा, और दुनिया हम्म। आगे की तरफ मूव करना बंद कर देगी। तो ऐसे ही जिसको मैंने कहा कि पॉलिटिकल फिलोसफर में भी एक किस्म की पोएटिक इंस्टिंक्ट है ना, हम्म। जो आदर्श राज्य की बात कह रहा है, तो वो एक छलांग मार के कह रहा है कि ऐसा हो तो बहुत दुनिया अच्छी बन जाएगी। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से वो कभी जमीन पे तो नहीं आएगी, लेकिन उसके बहुत सारे जो जिसको कहेंगे जलकण धरती पे आ हम्म। जाते हैं, उसके फूल पत्ती उगते आप देख देख सकते हैं। हम्म। प्लेटोनिक टाइम से देखें, उदाहरण के तौर पे आज हम जिस वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं, हम्म। या आज जो माना जाता है कि हर मनुष्य के राइट्स होते हैं और मनुष्य को मनुष्य होने के नाते राइट्स मिले हुए हैं। आप हम्म। 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, या प्राचीन भारत या प्राचीन यूनान में इस बात की कल्पना भी कर सकते थे क्या हम्म। कि सभी मनुष्यों के राइट्स होते हैं? वो किसी ने सपना देखा होगा, बहुत सारे लोग सपने देखते थे कि सभी मनुष्यों के राइट होने चाहिए, सभी मनुष्यों के राइट होने चाहिए। एक लंबा समय लगा आज ये स्वीकार करने में, और पूरी तरह से स्वीकार तो नहीं कर पाए हम अभी अंतरात्मा नहीं से, हुआ। कानूनी रूप से हम्म। स्वीकार कर लिया है ना। हम्म। हम्म। तो जब हम्म। इतनी यात्रा हमने कर ली, तो जाहिर सी बात है वो जो आइडल स्टेट है, वो यूटोपिया है, कभी ना कभी वो आएगा ही। मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो यूटोपिया हमने देख लिया, कल्पनाओं का आकाश देख लिया, उड़ान हम्म। जारी रहती है ना, वो उड़ान तो बनी रहेगी। तो वो पोएटिक किस्म की बात है, यही है मेरे ख्याल में। एक चूंकि वेलफेयर स्टेट की बात कही है तो एक सवाल इससे संबंधित है। जब हम पढ़ते थे 90s में, तब एक प्रोफेसर आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक बात कही थी कि इस वक्त में, मतलब 90s के दौर में, जो स्कैंडिनेविया है वहां पर ये कहा जाने लगा कि वेलफेयर स्टेट जो है वो बड़ा ओल्ड कंसेप्ट हो गया है। मतलब हाँ हाँ हाँ। वो फिर से ये कहना शुरू कर दिया था कि मतलब मतलब व्यक्ति को जो है वो लेसस हम्म। फेयर कर दीजिए, उसको उसको स्वतंत्र कर दीजिए, वो अपनी चेतना से चीजें सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन बहुत जल्दी वो चीज भी जो है ऑब्सोलीट हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट तो है, लेकिन इसके हम्म। पीछे जो जो प्रेरणा रही वो वामपंथ रहा। क्योंकि वामपंथ अभी भी अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे तौर पर काम कर रहा है, लेकिन वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है। हर इसको सिस्टम मैं में ये प्रेशर ग्रुप कहूं की कि तरह काम। प्रेरणा की ज्यादा ये कहें कि फोर्स रही, हाँ, वही कह रही हूँ मैं कि वो एक प्रेशर ग्रुप की नेगेटिव तरह टर्म्स काम के कर रूप रहा है। में। हाँ 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 हम्म। हाँ। प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है।
लेकिन इस वक्त में जो कॉरपोरेट दुनिया हो रही है, लगातार चीजें जो है वो पब्लिक से प्राइवेट हो रही है, उसमें वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कितना रिलेवेंट है? इसमें मैं एक थोड़ी सी तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा हम्म। कि वेलफेयर स्टेट जो है उसका उसकी परिणति अंततः क्या होती है, या वो अंततः लोगों के सामने किस रूप में प्रकट होता है। वेलफेयर स्टेट लोगों के सामने इस रूप में प्रस्तुत होता है कि आपको मुफ्त में चावल दिया जाएगा, है ना, हम्म। आपको मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, आपको मुफ्त में जो है जन सुविधाएं दी जाएंगी। हम्म। और वो इस लेवल तक आता है कि मुफ्त में वाईफाई, मुफ्त में पानी, और इस रूप में वेलफेयर स्टेट हम्म। हमारे सामने आता है। तो सवाल हम्म। यह नहीं है कि अच्छा या बुरा, ये एक अलग विमर्श है ना। हम्म। सवाल यह है कि जैसे इंडिया में वेलफेयर स्टेट अपनी परिपक्वता पे पहुंचता है इंदिरा गांधी के दौर में, हम्म। जहां पे सोशलिज्म के माध्यम से लोगों को ये जन सुविधाएं इंश्योर करने की सोशलिस्ट पॉलिसी। हम्म। तो इंडिया में जहां तक हम देखते हैं वेलफेयर स्टेट और सोशलिज्म को बहुत करीब से पर्यायवाची के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि हम्म। यूरोप में थोड़ा अलग मामला रहा। यूरोप हम्म। में मैं गलती बोल गया, इंडिया में वेलफेयर स्टेट और सोशलिज्म को समानार्थी के रूप में प्रस्तुत किया ठीक है। गया। ठीक है। हम्म। 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 यूरोप में ये पर्यायवाची थे, हम्म। खासकर वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न हम्म। यूरोप में सोशलिज्म ना आ जाए इसलिए हम वेलफेयर स्टेट को कॉस्ट करने तैयार हैं, उसकी उसको हम्म। जो कहे परचेस करने तैयार है। ठीक हम्म। है। तो हम्म। इंडिया में वेलफेयर स्टेट लॉन्च होता है, सोशलिज्म या सोशलिज्म लॉन्च किया जाने की कोशिश की जाती है वेलफेयर स्टेट के माध्यम वेलफेयर से। स्टेट के माध्यम वेर से। इज ठीक। वेर इज वेस्ट में थोड़ा सा, खासकर वेस्टर्न यूरोप में मामला हम्म। अलग है। हम्म। ठीक है। रिएक्टिव है तो वो। अब रिएक्टिव है। तो हम्म। यहाँ हम्म। पे जो आज हम स्थिति देखते हैं खासकर इंडिया में, कि हम्म। वेलफेयर स्टेट अफोर्ड करना कैपिटलिज्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। ठीक है। और कैपिटलिज्म या जितने अच्छे से वेलफेयर स्टेट को अफोर्ड कर सकता है, उतने अच्छे से ये छोटे मोटे वामपंथ के कार्य में लगे लोग नहीं कर सकते। छोटपुट जगह कहीं कोई मान लीजिए वामपंथी पार्टी सरकार बना ली, सोशलिस्ट किस्म के हम्म। ओरिएंटेशन की पार्टी सरकार बना ली, या हम्म। वामपंथी नहीं है तो कुछ ईमानदार टाइप के लोग इकट्ठे हुए, उनने पॉलिटिकल मूवमेंट किया और वो अपने जो है सरकार बना ली। वो उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते जितना एक कॉरपोरेट वेलफेयर हम्म। स्टेट को अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि अंत में जो मैंने कहा कि वेलफेयर स्टेट लोगों की नजर में किस तरीके से प्रस्तुत होता है, वही कि मुफ्त में चावल दे दो, मुफ्त में वाईफाई दे दो। तो इसके लिए हम्म। पैसा कहां से आएगा? इसके लिए पैसा हम्म। वहीं से आएगा, कॉरपोरेट से आएगा, मेनली हम्म। कॉरपोरेट से आएगा। तो अंतिम रूप से आप जा तो वहीं रहे। मतलब बात यही आ रही है कि वेलफेयर स्टेट इंडिया में भले ही सोशलिज्म का समानार्थी प्रस्तुत होता हो, लेकिन वेलफेयर स्टेट के माध्यम से ही पर्टिकुलर आज भी हम देखें कि कितनी सारी जो जितनी स्कीम्स स्टेट लॉन्च करता है, अंतिम रूप हम्म। से वो कॉरपोरेट उसको सब्सिडाइज करता है, कॉरपोरेट उसको स्पॉन्सर करता है, या कैसे ना कैसे उसको आता है, और उसके माध्यम से कॉरपोरेट खुद को स्ट्रेंथन ही कर लेता है। हम्म। तो इसीलिए वेलफेयर स्टेट जो है, ये तो भारत में भले उसको सोशलिज्म के समानार्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन अल्टीमेटली ये उसी का ही एक जो कैपिटलिज्म का ही एक हिस्सा है। उस हमें उस ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि जितनी भी हम वेलफेयर स्कीम लाएंगे इस किस्म के पॉलिटी में, अंतिम हम्म। रूप से वो कॉरपोरेट को ही स्ट्रेंथन करेंगे। मतलब वेलफेयर स्टेट इज काइंड ऑफ सेफ्टी वॉल्व फॉर कैपिटलिज्म। सेफ्टी, हाँ, वो तो है ही है, वो तो है। लेकिन और इसमें एक सबसे खराब बात क्या होती है जो मैं आपको बताऊं, एक जनता में परसेप्शन ये बनता है, मतलब जनता में स्वाभिमान की कमी भी आती है। और मैं उस लेवल पे, उस बात पे नहीं जा रहा हूं कि इनको फ्री में खाना खिला रहे हो। तो हम्म। सवाल ये आता है कि जैसे पेड़ के फल हमें मुफ्त में मिले हैं प्रकृति के द्वारा। ठीक है। फिर वो जो कहानी आती है कि हमने उस पर सीमांकित कर दिया और ये सब कर दिया। सवाल ये आता है कि मुफ्त में आप लोगों को सुविधाएं देंगे देंगे देंगे, चावल, वाईफाई और पानी और ये और वो, बाद में जो दे रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो चाहे वो कॉरपोरेट हो, वो आपको ये पीछे पीछे से हिंट करता जाएगा कि देखो ये तुम्हें मुफ्त में मिलता है।
देखो ये तुम्हें मुफ्त में मिलता है, और देखो ये उन पे बर्डन लगता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीजें भी आई, रेलवे के टिकट पे लिख हम्म दिया गया हम्म कि हम्म रेलवे आपका हम्म इतना अफोर्ड कर रहा है, या इस तरीके से। हम्म तो देखो ये आप पे देखो आप बर्डन हो, देखो आप बर्डन हो, ये बार बार, तो इस किस्म से जो ह्यूमन रिसोर्स आप बनाते हैं, उसमें एक आप इनडायरेक्टली गुलामी का बोध तो डाल ही देते हैं। क्योंकि वो जो आपको कायदन तो ये है कि जैसे ह्यूमन राइट्स बिलोंग टू ऑल, इसलिए हम्म जो प्रकृति की संपदा है वो सबको बिलोंग कर रही है, ठीक है। हम्म लेकिन आप जब अपनी संपदा को क्लेम करते हैं, तो उस पे ये जो बीच में मेडिएशन हुआ है जिन जिनका, वो आपको ये बीच में फीडिंग भी करते जाते हैं, आपको ये कंडीशन भी करते जाते हैं कि देखो आप मुफ्तखोर हैं, देखो आप हम्म मुफ्तखोर हैं। तो जो एक हम्म फाइटिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए अपने लिए, वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट भी लूज होती जाती है। मुझे शायद अभय कुमार दुबे का एक मुझे बड़ा अच्छा व्याख्यान अभी याद आ रहा है। मैंने बहुत कम ही उनको सुना है, लेकिन एक व्याख्यान उनका बहुत याद आ रहा है। उसमें वो एक बात कहते हैं कि जिस किस्म के पॉलिटिकल मॉडल में आप हैं, ठीक है, हम्म आप उस, मतलब जो कैपिटलिज्म का जो पॉलिटिकल मॉडल है, आप उसके खिलाफ, या लिबरल, या पर्टिकुलरली वो डब्ल्यू एच ओ, सॉरी, डब्ल्यू एच ओ नहीं, क्या, IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह के बारे में हम्म बात कर रहे थे, हम्म और वो WTO। 90s का, WTO वगैरह, तो 90s के इम्पैक्ट की बात वो कर रहे थे एलपीजी की। तो वो ये कहे कि आप उनके खिलाफ बोलिए, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलिए, हो सकता है वो आपको स्पॉन्सर भी कर दें आपका सेमिनार। और जो हम्म सेफ्टी वॉल्व वाली बात कर रही ना, और आज आप स्थिति वही देखते हैं, हो सकता है वो स्पॉन्सर भी कर दें, और आप उनके खिलाफ बोलते रहिए, वो आपको बहुत अच्छे से अकोमोडेट करेंगे, हम्म ठीक है। लेकिन जब तक आप एक दूसरे किस्म की पॉलिटी की बात नहीं करते, दूसरे किस्म की पॉलिटी की परिकल्पना अपने जहन में नहीं लाते, तब तक वो इस तरह से बोलने ना बोलने से कोई फर्क उसको, उस किस्म की पॉलिटी को नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। एक चीज है, फिर से हम वहीं आ जाते हैं, क्योंकि बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि जब कैपिटलिज्म ने एक तरह से एस्टेब्लिश कर दिया है कि अब एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गई है दुनिया में, अब एक ही आइडियोलॉजी है जो सरवाइव कर रही है, दैट इज उदारवाद। मतलब हम अपने टर्म में कहेंगे तो हम उदारवाद कहेंगे। ऐसी स्थिति में, क्योंकि सिस्टम में हमारे कोई बदलाव नहीं आया है, हम अब ये भूल जाएं कि हम कभी समानता की तरफ जा पाएंगे, ये भूल जाएं कि सामाजिक न्याय सबको उपलब्ध होगा। ऐसी स्थिति में वो जो तबका जो अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, वो कहाँ प्लेस किया जाएगा? देखिए, इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जिसको कहते हैं ना, हम लोगों का संस्कार जो है, खासकर भारत में जो बौद्धिक तबका है, भारत में जो तरक्की पसंद तबका है, वो एक किस्म के, उसका जो संस्कार है वो एक किस्म का सोशलिस्ट संस्कार है, सोशलिस्ट एजुकेशन का संस्कार है, या ये कहें कि उस जमाने से, चाहे नेहरू के जमाने से हम देखें कि नेहरू खुद अपने आप में सोशलिस्ट थे, और मैक्सिमम जो उस जमाने के फ्रीडम फाइटर हैं, चाहे वो सुभाष बोस हो, नेहरू हो, या अंबेडकर भगत साहब सिंह हो, हो। मैक्सिमम लोग उस जमाने के जो फेबियन सोशलिज्म के मॉडल से प्रभावित थे, हम्म कि पूरी तरह से स्टेट को डिसऑन भी नहीं करना है, स्टेट को मार्क्सिज्म लेनिन की तरह, स्टॉलिन की तरह पूरी तरह से उखाड़ भी नहीं फेंकना है। एक हम्म क्रमिक सुधार के माध्यम से स्टेट को सोशलिस्ट मोड तक ले जाना है, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, ठीक है। हम्म तो हम लोगों का मैक्सिमम का संस्कार वही है, हम लोगों की मैक्सिमम की एजुकेशन वहीं से आ रही है। तो इसमें मैं थोड़ी सी ये बात कहूंगा, और हम सब भारत के तरक्की पसंद लोगों को ये सोचना चाहिए कि सफेद का उल्टा काला नहीं होता, जैसे ऐसे ही हमने बहुत ज्यादा ये समझ लिया कि नहीं, जो व्यक्ति इस किस्म की बातें नहीं सोच रहा है, वो सामाजिक न्याय की खिलाफत कर रहा है, या हम्म जो इस तरीके का, जो सोशलिस्ट टाइप के आग्रह से, सोशलिस्ट किस्म के विचार के प्रति आग्रही नहीं है, वो सामाजिक न्याय की खिलाफत कर रहा है, वो इक्वालिटी की खिलाफत कर रहा है। ये बात हम लोगों को, हम इसको, इस बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। जैसे आपने कहा कि अभी पूरी दुनिया में लिबरलिज्म किस्म की आइडियोलॉजी जो है वो डोमिनेंट है, हम्म तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप
भी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी में दिलचस्पी रखती हैं, तो लिबरलिज्म के जो हम क्लासिक वर्जन से लेके पूरी यात्रा को देखेंगे तो लिबरलिज्म भी बहुत किस्म की ऐसी बातें करता है जिसमें समाज के जो रेस्ट्रिक्शन को खोला जाए और कैसे समाज में सुनिश्चित किया जाए कि समाज में एक ऑर्डर बना रहे जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ सुनिश्चित किया जा सके। वो ठीक है, वो एक्सट्रीम इक्वालिटी की बात नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो समाज के रेस्ट्रिक्शन हटाने की बात करता है। और आज भी हम देखें कि भारत के समाज में हम सोशलिज्म को इंजेक्शन लगाने की कोशिश किए, ना सोशलिज्म आ पाया, लिबरलिज्म तो आया ही नहीं। तो लिबरलिज्म जो एक लिबरेटिंग फोर्स होता है किसी भी समाज में, जैसे आप पुणे के समाज में देखिए, ठीक है वहां झुग्गी अलग मिलेंगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अलग मिलेंगी, लेकिन आप देखिए कि बहुत सारी वहां लड़कियां जिस तरीके से लिबरेट हुई, लोग जिस तरीके से लिबरेट हुए, क्योंकि वहां पे वो कैपिटलिज्म लिबरलिज्म का एक वो मॉडल वहां पे आया जो आप देखें कि भारत के और शहरों में, गांव देहातों में नहीं आ पाए, क्योंकि भारत नहीं। में लिबरलिज्म भी अपनी आइडियलिज्म के साथ कभी प्रस्तुत नहीं हुआ, या दुनिया में भी लिबरलिज्म कभी उस आइडियल उसके जो वैल्यूज हैं, लिबरल वैल्यूज हैं, उसके साथ में वो प्रॉपरली नहीं आ पाया। सो डज मार्क्सिज्म के साथ भी यही हुआ, ठीक है। हम्म। तो ऐसे में आइडियोलॉजी का प्रश्न नहीं है ये, जैसे मार्क्स भी कहता है कि आइडियोलॉजी तो एक केवल एक फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात है, वो एक केवल हम्म। पर्दा लगाने की बात है। कैपिटलिज्म अपने आप को पर्दा लगा लेता है लिबरलिज्म के साथ, हम्म। कि कैपिटलिज्म अपने अपने अन्याय को छुपाने के लिए लिबरलिज्म का पर्दा लगाता है, वो लिबरल वैल्यूज को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, है ना। हम्म। तो ऐसे ही लिबरलिज्म भी यदि इंडिया में अपनी वैल्यूज के साथ आता है तो ये बहुत कुछ धो डालेगा। ये जो जाति धर्म कट्टरता, ये जो बहुत सारी चीजें हैं जो सामान्यतः ना सोशलिज्म का संस्कार धो पाया, ना भारत में बहुत अच्छी एजुकेशन धो पाई। आप देखिए टेक्नोलॉजी के आने से बहुत कुछ धुलने लग जाता है, हम्म। ठीक है, वो दूसरी तरह से आता है, वो अलग बात है, लेकिन धुलने भी लग हम्म। जाता है। वो कॉरपोरेट जगत में दूसरे तरीके से धुलने भी लग जाता है। तो मेरा कहना है कि लिबरलिज्म अपने वैल्यूज के साथ यदि दुनिया में आ पाए तो मैं इसमें भी हम्म। खुश हूं, यदि वैल्यू सिस्टम के साथ आ पाए। लेकिन होता यह है कि कैपिटलिज्म अपने जो मुनाफाखोरी को ढकने के लिए केवल लिबरलिज्म का पर्दा ढाकता है, वो गलत है। एक तो ये है, दूसरा आप जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आइडियोलॉजी तो केवल वही एक पर्देदारी है, असली चीज तो वो इकोनॉमी ही है, मोड ऑफ प्रोडक्शन ही है, ठीक है। और वो जब तक जिस अवस्था में रहेगी समाज उसी रूप में संचालित होगा। हम लोग जो है वो इस वक्त कोविड काल में जी रहे हैं, मतलब पिछले पिछले साल से लगभग साल डेढ़ साल हो गया है हम कोविड के दौर में जी रहे हैं। और हमारा जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है वो इस त्रासद समय में, इस वक्त में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं बेड नहीं है। इस वक्त में हम्म। जो हम बात करते हैं, जैसे जो मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं उस प्रोसीजर में है। ऐसी स्थिति में जब ये इस तरह की पेंडेमिक जैसी चीज आती है, उस वक्त में जो चेहरा हमारी डेमोक्रेसी का उभरता है, उसमें जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अभी तो स्थिति ये है कि यदि आपकी जेब में लाख रुपया हो तब भी आपकी जान बच जाएगी, नहीं, इसकी लाख कोई तो बहुत गारंटी कम नहीं है, है। लाख तो बहुत कम है, नहीं नहीं, लाख तो बहुत इंजेक्शन कम है। जैसी बात कर रही हूँ मैं, इंजेक्शन जैसी बात कर रही हूँ कि यदि इंजेक्शन लेकर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख इंजेक्शन लेकर भी यदि आप मतलब खरीदने जाएंगे तो आपकी जान बच जाएगी। ऐसी स्थिति में वो आदमी जिसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, जिसका रोजगार जा चुका है, उसके लिए कहाँ गुंजाइश है। जबकि अभी तो हम पूरी तरह से प्राइवेटाइज सिस्टम में इंटर भी नहीं किए हैं। तो इन स्थितियों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, उन चीजों के बारे में आपकी क्या मतलब फ्रेम क्या होगा, आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कैसे फ्रेम करेंगे आप? इसमें ये बहुत सच में इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए मैं भी, जब आपने कहा बातचीत करेंगे, तो मुझे शर्म लग रही थी। शर्म इसलिए हम्म। लग रही थी कि इस पैंडेमिक के समय इस किस्म की बातें एक किस्म से वैसे ही है कि आप सुंदर सुंदर जगहों पे सेल्फी लगा के हम्म। प्रस्तुत करें। हम्म। बहुत सुंदर हम्म। खाने की तस्वीरें जो मैं प्राय डालता रहता हम्म। हूँ,
वैसा तो एक किस्म की बौद्धिक बात ही मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी सी लग रही थी। लेकिन अ, ये जो बात है ना कि आज जो प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से बढ़ चला है ना, तो चूंकि हम और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं हम्म, और पब्लिक मैनेजमेंट को समझते हैं, तो एक चीज तो यहाँ मैं दो सवाल करूंगा। पहली चीज तो ये कि जब भी हम प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो उसमें हम एक किस्म की वही वो जो मैंने शुरू में कहा ना कि एक खास किस्म का स्टेट है, यदि ये जमीन पे आ गया तो धरती स्वर्ग बन जाएगी, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन के समर्थक ये सोचते हैं कि यदि प्राइवेटाइजेशन आ गया तो सबको सुविधाओं का सुविधाएं मिल जाएंगी, ये लेट लतीफी जो सरकारी अफसर करता है वो नहीं होगी। हम्म, हम्म, सिमिलरली जो सोशलिस्ट टाइप के लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, पब्लिक सेक्टर आ गया तो सब अच्छा हो जाएगा। जबकि ऐसा हमने होता नहीं देखा, भारत में भी नहीं देखा, और हम देखते हैं कि अमेरिका वगैरह में भी जो क्राइसिस आई उसमें भी ये चीज देखी। तो इसमें एक चीज जो है, हम डिलीवरी के प्रश्न को बहुत इग्नोर कर देते हैं। हम्म, बात प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की यहाँ बहुत नहीं होती, बात डिलीवरी की होती है, जो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। भारत में आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर जो है आज, कोविड पे तो मैं बहुत नहीं जा रहा हूं कि कोविड जैसी स्थिति में क्या है, जो आप इकोनॉमिक मॉडल पे आप आ रही है ना बात, उस पे मैं बात करूं। हम्म, भारत हम्म, में एक बड़ा हम्म, डिससेटिस्फेक्शन युवा वर्ग में होता है, या बात बात पे लोग कहते हैं ना, यहाँ तो सब प्राइवेट कर दो, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे, काम ढंग से होने लग जाएगा। ये बात हम्म, प्राय लोग कहते हैं, क्योंकि उनके हम्म, नजरों में लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं ये कामचोर हैं, काम नहीं करते। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, एक बात यहाँ पे जो समझने में भूल होती है वो एक तो ये है कि आ, जो स्टेट है, जो ये तय करता है, या पॉलिटिकल सिस्टम है जो ये तय करता है कि व्यवस्था कैसी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर में रहेगी या पब्लिक सेक्टर में रहेगी। जब ये जो तय किया जा रहा है अथॉरिटेटिवली, तो उस निर्णय को लेने वाला कौन है? ठीक है। उस निर्णय को लेने वाले यदि वही लोग हैं जो ठेकेदार हैं, यदि सड़क, ये बात बता रहे सड़क कौन बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा कि पब्लिक सेक्टर बनाएगा, या हम्म, जो अस्पताल प्राइवेट होंगी या सरकारी होंगी, और हम्म, ये निर्णय लेने वाले ही कई अस्पतालों के मालिक हैं, तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि देश में कभी पब्लिक सेक्टर को एनहेंस करने की बात की जाएगी। तो सवाल यहाँ पे यह नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर बुरा है, या पब्लिक सेक्टर अच्छा है कि पब्लिक सेक्टर बुरा है। सवाल यह है कि उस पॉलिटिकल सिस्टम में अथॉरिटी किसके पास है। यदि अथॉरिटी खुद किसी सड़क ठेकेदार के पास है, तो जाहिर सी बात है, आप ये बात नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। तो सवाल यहाँ ये बड़ा एक जो है चुनाव का क्वेश्चन है ये, कि हम किसको किसको चुन रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा यहाँ पे, जो गलतियां भारत में हुई हैं खासकर पब्लिक सेक्टर के द्वारा, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक मिनट मेद, जरा वो पंखा बंद कराओ किचन का, है ना। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइवेट मॉडल है कि पब्लिक मॉडल, उसको ये होता है कि उसको जो सुविधा है वो डिलीवर होनी चाहिए, और वो जो डिलीवर करने वाला अच्छा है तो उसके लिए वो सिस्टम अच्छा है। ठीक है। तो भारत में एक ये चीज हुई कि जैसा हम लोगों ने बात कही कि लिबरल लिबरल कैपिटलिज्म तो भारत में आया ही नहीं, सीधे हम जंप कर गए एक किस्म के फ्यूडल सिस्टम से, सामंती सिस्टम से हम जंप कर गए सोशलिज्म पे। और भारत ही नहीं, थर्ड वर्ल्ड की दुनिया की नजरों में वो जादू की छड़ी थी कि ये लाओ सब सही हो जाएगा। ठीक है। हम्म, तो हम्म, इसमें आप देखिए कि भारत में जो इन सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, वो उनके अंदर एक किस्म का फ्यूडल एटीट्यूड है। ठीक है। एक सरकारी मास्टर से लेके एक आईएएस अधिकारी तक, या एक पब्लिक सेक्टर के मैनेजर तक, उसमें ब्रिटिश के पहले का फ्यूडल एटीट्यूड भी है, और ब्रिटिश काल का औपनिवेशिक साहब वाला एटीट्यूड भी है। ठीक है। हम्म, उसके अंदर वो लिबरल, आप एक उदाहरण देता हूं मैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप अपने बॉस को नाम से बुला सकते हैं, बुलाते हैं, हम्म, और ये एक वहां का एक किस्म का लिबरेटिंग फूड, आप बॉस के साथ कॉफी पी सकते हैं, साथ में पार्टी में जा सकते हैं। ठीक है। आप पब्लिक सेक्टर में कल्पना कर सकते हैं, आप सर भी नहीं बुलाते, आप साहब साहब कहते फिरते हैं। हम्म, यानी वो औपनिवेशिक काल
की जो साहबजादापना था वो भी, और एक फ्यूडल संस्कार, दोनों वो बॉस लेके घूम रहा है। अब वो व्यक्ति पब्लिक से कैसे डील करता होगा, आप इसको समझ जाइए। ठीक है, तो जब तक ये इस किस्म का फितरत जो हमारे सो कॉल्ड लोक सेवक हैं, जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जब तक उनमें रहेगा तो ये पब्लिक सेक्टर के प्रति लोगों में नाराजगी तो रहेगी। ठीक है, तो सवाल ये है कि कैसे वो जो पब्लिक सेक्टर के लोगों को एक उनका ओरिएंटेशन इस रूप में बनाया जाता, जो भारत में इत्तेफाकन नहीं हो पाया। अभी भी वो अपना औपनिवेशिक एटीट्यूड लेके घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक पब्लिक सेक्टर के प्रति नाराजगी तो रहेगी लोगों में। और दूसरी बात जो मैंने कही कि यदि सड़क का ठेकेदार, वो जो ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला ही खुद यदि सत्ता अपने पास रखता है या प्रभावित करता है, तो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पब्लिक सेक्टर को बहुत अच्छा होने देगा। तो इसमें ये सुनिश्चित करना, चूंकि हम लोग पॉलिटिकल फिलोसफी में बहुत बात की है, जो लोग इसको कम जानते हैं उनको मैं बता दूं कि दुनिया में हमेशा ये प्रश्न उठाया गया, आज नहीं हमेशा, जैसे आज ये प्रश्न होता है ना कि मीडिया कॉरपोरेट के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये यूरोप वगैरह में भी बहुत ही प्रश्न उठाया। ये आज का प्रश्न नहीं है, हमेशा का प्रश्न है कि हर व्यक्ति हर काम ना करे। है ना, जैसे प्लेटो के टाइम पे ये बात आती थी कि जिसका जो आत्मा का गुण है वो वही काम करे। ठीक है, हालांकि वो वर्ण व्यवस्था टाइप की बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे एक पॉजिटिव मीनिंग ये निकाल लें कि वह व्यक्ति जिसका कमाने खाने का इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा है, धन अर्जन की प्रवृत्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा है, यदि वह स्टेट क्राफ्ट का काम करने लग जाता है, यदि उसके हाथ में स्टेट आ जाता है, तो वह स्टेट को उसी रूप में ले जाएगा केवल। ठीक है, या वह व्यक्ति जो केवल युद्ध में यकीन रखता है, यदि उसके पास भी स्टेट का है तो स्टेट बड़ा साम्राज्यवादी किस्म का स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसा हमने देखा सिकंदर टाइप के लोग, इसी टाइप के लोग। तो ऐसी स्थिति में आज स्टेट पे जो लोग काबिज हैं, या स्टेट को जो लोग बहुत ज्यादा प्रभाव में रख रहे हैं, वो लोग हैं जो धनार्जन की प्रवृत्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित, जिनके अंदर धनार्जन करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, जो धन को ही सब कुछ मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका इन्फ्लुएंस जब तक बहुत ज्यादा है, तो कोई भी निर्णय जो स्टेट क्राफ्ट का है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली प्राइवेट, आज आप देख लीजिए, छोटे से छोटे शहर, चाहे मेरे शहर से लेके आपके शहर और दिल्ली तक के तमाम बड़े स्कूल्स, तमाम बड़े चिकित्सा संस्थान जो ऑन किए जा रहे हैं, वो अरे दोस्तों, अक्षय जो है वो बात करते करते डिसअपियर हो गए। इंटर 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 इंटर। हाँ, अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी थे। गायब हो गए थे भाई। हेलो। हेलो। नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा। सुनाई पड़ रहा है? अक्षय जो बात कह रहे थे उसको मैं आगे बढ़ा दूं। बहुत आखिर की बात है जो कि हर सवाल के अंत में मार्क्स अपने जवाब के साथ खड़े होते हैं। जो बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि स्टेट को जो है वो रन कौन कर रहा है। हाँ जी। ऑडिबल? हाँ जी, ऑडिबल। गायब हो गए थे। हाँ हाँ। तुम्हारा वो इको कर रहा है। अब प्रॉपर है? अब प्रॉपर है? हाँ हाँ
नहीं, मैं इको कर रही, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। ओके, 1 मिनट। हेलो। हाँ, ठीक है, अब ठीक है। एक अरे यार, फिर से इको कर रही है। एक्चुअली इसका लाउड स्पीकर बंद कैसे करते हैं? ये लाउड स्पीकर और माइक दोनों आ गया है। ऑडियो 1 मिनट। सेटिंग में ऑडियो में जाओ। ओके, ब्लूटूथ हेडसेट। ओके। हम्म। ठीक है। हाँ, अब आवाज आ रही? नहीं ठीक है, हाँ मेरी बोलिए। नहीं, तुम्हारी सेटिंग ठीक नहीं है। 1 मिनट। वो जो इको है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ऑडियो की सेटिंग में इको कैंसिल करना पड़ेगा। हम्म। हुआ? नो। यस, माइक म्यूट करना पड़ेगा, लेकिन वो कम से कम इंटर तो हो पहले। अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी सवाल बाकी है। फिर से इंटर हुए हैं। हेलो। हाँ, अब ठीक है। ठीक है। हाँ, एक एक सवाल जो है तुम्हारी तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। उस सवाल का लिबरलिज्म जवाब हैज, दो। बड़ा विवेक थोड़ा झा, एक बड़ा मिनट, विवेक झा। एक मिनट। has become order of the day with advent of the Indian fabric is highly dilemmatic in this regard. We are riding over a आई गेस। हाँ 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 हाँ। ये सवाल कहाँ, एक इनका एक बड़ा अच्छा, जिसको कहें कि ऑब्जर्वेशन है, हम्म। बड़ा अच्छा। और मैं सहमत हूँ, मतलब कि जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाली आप बात कर रहे थे, उसका पर्पस हम्म। यही था कि ये दुनिया को बता देना कि बाकी सारी आइडियोलॉजी, पर्टिकुलरली जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी, काउंटर आइडियोलॉजी थी उस जमाने की, वह हम्म। समाप्त हो गई है। अब जो है सारी आइडियोलॉजी समाप्त, मतलब एक जो एज इट इज, ये जिसको आप क्या टर्म देते हैं, यथास्थितिवाद, स्टेटस को, यथास्थितिवाद। है ना? वो जो है आप उसको स्वीकार कर लीजिए, और उस यथास्थितिवाद के माध्यम से जो चेंजेस छोटे मोटे आते हैं वो भी उसके लिए बेनिफिशियरी रहे, जो उनको आप मानते चलिए। ठीक है। तो हम्म। इस यथा स्थितिवाद के मान लेने का परिणाम यह है कि भारत जैसे समाज में, जहां पे बहुत सारे चेंज अभी होने बाकी हैं, यूरोप के समाज हम्म। में बहुत सारे, जैसा मैंने कहा कि लिबरलिज्म ही यूरोप के समाज में बहुत ज्यादा एक चेंजिंग फोर्स रहा और उसने उस समाज को बहुत अच्छा बना लिया। ठीक है। हम्म। तो भारत के समाज में ना तो ढंग से लिबरलिज्म आया, ना ढंग से सोशलिज्म आया। तो ऐसी सोशलिज्म है। स्थिति में वो सारी की सारी चीजें हैं कि फ्यूडल फोर्स भी आप लेके चल रहे हैं, अधिकारियों का कॉलोनियल फेस भी आप लेके चल रहे हैं, एक माफिया फेस भी आप लेके चल रहे हैं। मैंने एक वरुण ग्रोवर की बहुत अच्छी मतलब वो जो क्या, स्टैंड अप कॉमेडी, मैंने एक बात हम्म। देखी कि विदेशों में जहाँ कौन सा माफिया होता है, ड्रग माफिया होता है विदेशों में, जहाँ पे ये बड़े बड़े इस तरीके के माफिया होते हैं, केमिकल माफिया होता है, इंडिया में अभी भी रेत माफिया होता है। हाँ। ठीक है। तो ये दर्शा रहा है कि हम लोग बोले प्रिमिटिव टाइप के, तो हम लोग प्रिमिटिव टाइप की सोसाइटी भी साथ में चल रही है, इस कई किस्म की सोसाइटी हमारे साथ में चल रही है। तो एक हम्म। कोई भी एक फोर्स जो है इंडिया में, एक लिबरेटिंग हम्म। फोर्स बन के इंडिया में आई ही नहीं। हम्म।
तो ऐसी स्थिति में जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो सही है कि भाई आप जाएं तो जाएं कहाँ, मतलब जो लॉइन वाली बात करें वो ठीक है। एक सवाल है जो अब बार-बार आ रहा है, जैसे सब जगह ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब धीरे-धीरे हमारी इकोनॉमी में, हमारे सिस्टम में एंटर हो रही है। ऐसे में कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट के लिए वो इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि वो कम लागत में, मतलब कम श्रम में वो बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, बड़ा अच्छा क्वालिटी काम मतलब हो जाता है। ऐसे में रोजगार छिनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि रोजगार जाएंगे उन स्थितियों में। तो तो भविष्य का जो समाज है उसका जो चित्र है वो क्या होगा? मतलब रोजगार होंगे नहीं, एक एक वर्ग है जिसके पास पैसा होगा, चीजें फिर से आपकी आवाज इको हो रहा है। हाँ। एक हेलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या कह रहे थे कि रोजगार जाएंगे? हाँ, हेलो। इको इको कैंसिलेशन करो, आवाज फिर से आ रही है। हेलो। आ रही है? हाँ, ठीक है। इको कैंसिल करो। ये मेरा पता नहीं कुछ सेटिंग यहाँ। सुनो, एक काम करो, एक काम करो, मैं जब बोल रही हूँ तो अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो। अरे यार, ये क्या हो गया? हेलो। मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो। हम्म। आपको आवाज आ पा रही है क्या? हाँ, मुझे आ रही है। हाँ हाँ हाँ। मुझे आ रही है। अब हाँ एकदम ठीक है, अब कुछ भी हिलाना नहीं। हाँ हाँ ठीक है। तो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब लाभ पूंजीपति कमाएगा और लोगों के रोजगार छिनेंगे, और जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद हमें इसलिए नहीं नजर नहीं आती है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होता रहेगा। उन स्थितियों में जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए क्या गुंजाइश बनती है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा बड़ा निर्मम किस्म की बात सोचता हूँ, रियलिस्टिक टाइप की ज्यादा बात सोचता हूँ। हेलो, हम्म। सुन रहे हैं आप? हाँ। हाँ, सुन रही हूँ। मुझे, देखिए, ये तो एक चीज है कि ये एक किस्म की आशंका है कि फिर उनका क्या होगा, वो पूरी तरह से क्या हासियत होंगे। एक बात आप हम्म। हमेशा ये मान के चल, जो कैपिटलिज्म नामक व्यवस्था है वो ज्यादा ये कहें कि यथार्थवादी है, और ज्यादा, मतलब यथार्थवाद का मतलब मेरा यह है कि जो प्रिवेलिंग यथार्थ है हमारे समाज का उसको बेहतर ढंग से हम्म। समझती है, वो ज्यादा आइडियलिज्म के चक्कर में पड़ती नहीं है। ठीक है। हम्म। और हम्म। दुनिया की बाकी सारी विचारधाराएं, चाहे वो नारीवाद हो, इवन राष्ट्रवाद हो, मार्क्सवाद हो, हम्म। एक किस्म का, एक आइडियलिस्ट किस्म का मॉडल जमीन पे अपने तरीके का लाना चाहते हैं। बनस्पत हम्म। इसके कैपिटलिज्म जो है वो बड़ा एज इट इज वाली बात करता है कि जैसा तुम खाते हो मैं वैसा खिलाता हूं, तो मुझे पैसा लाके दो। तो इसलिए आप देखें कि हम्म। चाइना हमारे लिए हनुमान जी बना के दे देता है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो मामला यही आता है कि कैपिटलिज्म अच्छी तरह से समझता है कि हमें जिस समाज में रहना है
मुनाफा कमाना है। तो जो कीन्स वाली थ्योरी हम्म है ना कि हम्म मतलब वो हमेशा उस वर्क को मेंटेन करेगा जो उसको मुनाफा कमा के दे, जो उसको मुनाफा बना के देगा, या जिसके कारण से वह हम्म मुनाफा कमाता है। तो वो हम्म ये हमेशा से इनकम ग्रुप मेंटेन जरूर रखेगा कि पूरी तरह से जो उपभोक्ता वर्ग है वो इस स्थिति में तो ना आ जाए कि वह पूरी तरह से हाशिए पर चला जाए। लेकिन एक जो सीरियस प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो वेलफेयर हम्म स्टेट की भी सीरियस प्रॉब्लम है जिसपे हम बहुत कम चर्चा कर रहे हैं। अ, हम्म जो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने जा रहा हूँ। सवाल वही यह मैं है चीज। हम्म सवाल यह है कि हम्म आप वेलफेयर स्टेट बहुत ज्यादा ले आइए, सोशलिस्ट भी खुश हो जाते हैं, ठीक है, हम्म और हम्म कैपिटलिस्ट खुश होते दिखते नहीं है, लेकिन वो बड़े खुश होते हैं कि चलो इनको फ्री में खिला दो, इनको मुफ्त। बात क्लियर है? हम्म ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों लोग बड़े खुश हो जाते वेलफेयर, हम्म लेकिन उस वेलफेयर स्टेट का बर्डन किस पे पड़ता है? जो, क्योंकि क्या है आज के दौर में भी स्थिति यह है कि जो ऑक्सफैम वगैरह की रिपोर्ट है ना कि सौ मैक्सिमम जो असेट है दुनिया की वो हम्म बहुत ही कम लोगों के हाथ में है। तो अभी भी अमेरिका हम्म से लेके, जैसे अमेरिका वगैरह में स्थिति यह है, वेस्टर्न यूरोप में स्थिति यह है कि वो अपने रिसोर्सेस को बचाते हैं तो उनका बर्डन थर्ड वर्ल्ड भोगता है। हम्म ठीक है, उनका बर्डन थर्ड हम्म वर्ल्ड भोगता है। और थर्ड वर्ल्ड ने भी चाह लिया है कि हम अपनी जनसंख्या को भी बहुत अच्छे से, उनके जनसंख्या को रिसोर्सेज देंगे, उसको सुविधाएं बहुत सारी देंगे, तो उसका बर्डन हम्म उन्हीं का एनवायरमेंट भोग रहा है। यानी थर्ड वर्ल्ड जो है वो हम्म यूरोप अमेरिका का बर्डन भी भोग रहा है और अपना बर्डन भी भोग रहा है। अपना जब वे। तक हम्म इस पे क्वेश्चन नहीं किया जाए कि धरती के पास लेकिन वो जो हम्म कोई भी चीज नई बनती है, यानी 100 चीजों का प्रोडक्शन हुआ तो 100 में से 80 चीजें तो पहले कुछ खास जगह पे स्टोर करके रख ली जाएंगी, भगवान जाने कब के हम्म लिए वो इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं। ठीक है, बची 20 जो हैं उसमें से अपेक्षा की जाती है कि सबको बांट दी जाए। ऐसा होता रहा था, हम्म तो इससे स्कैरसिटी का दौर रहा। तो अब बाकी लोगों ने कहा कि नहीं 20 नहीं हमें और चाहिए, तो उसने कहा ठीक है नए किस्म के सोर्सेज एक्सप्लोर करो। अभी तक आप खेतों का खाना खाते थे, अब समुद्र का भी खाना खाओ। ठीक है, हम्म अब आप हम्म समुद्र का भी खाना खाओ, तो आप समुद्र को एक्सप्लॉइट कर लो, होगा वही। तो ऐसे ऐसे आप जितने ज्यादा धरती का एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि वेलफेयरिज्म में जो लोगों को चीजें दी जा रही हैं, भाई ये मत समझिए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जस्ट हो रहा है। उसमें भी बहुत हम्म सारा तो स्टोर एक जगह कर लिया गया है, बाकी जो लोगों को हम्म आज दिख रहा है कि उनको बहुत सारा दिया जा रहा है, 80s में जहां हर कोई भूखा रह जाता था वैसे हालत अब नहीं है। तो वैसे हालत भले ही नहीं है, लेकिन उसका बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पे पड़ रहा है और वो बहुत ज्यादा समय तक एनवायरमेंट बियर। हम्म इसलिए वो जो क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन के प्रश्न पे थोड़ा सा हमें आना पड़ेगा कि वो थोड़ा जस्ट किया जाना चाहिए। नहीं तो अभी तो दिख रहा है कि हाँ खेतों में पर्याप्त अनाज हम पैदा कर ले रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर दुनिया भर से, लेके हम्म या बहुत सारी सुविधाएं हर किसी के हाथ में मोबाइल दे दे रहे हैं हम। तो आज एक हम्म मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी को मोबाइल पाके भ्रम है कि वह भी अब जो है बहुत बड़ा आदमी बन गया। 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में ऐसा नहीं होता था। लेकिन वो हम्म भ्रम बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं करेगा यदि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को जस्ट नहीं करते। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रश्न वैसा ही है। यहाँ प्रश्न रोजगार का नहीं है, हम लोग उसको बहुत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, ये बड़ी टिपिकल सोच हो जाएगी। यहाँ प्रश्न रोजगार का नहीं है, यहाँ वो आप यदि आप चूंकि आप सातरे पे आपकी काफी कमांड है, एलियनेशन के क्वेश्चन पे आपकी कमांड है, तो जो मेन समस्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने वाली है वो रोजगार का प्रश्न की नहीं आने वाली है, वो मानव अस्तित्व के प्रश्न की आने वाली है। कि जब कंप्यूटर आया तो ये दावा किया गया, मैनुअल ऑटोमेटिक मशीनें आई तो ये दावा किया गया कि ह्यूमन के शारीरिक श्रम को रिप्लेस करेंगी। ठीक है, ये जो हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मानव के मानसिक श्रम को रिप्लेस करने वाली है। ठीक है, हम्म तो जो मानसिक श्रम से, एक तो चलो ये वर्ग कहने लग गया कि जो मानसिक श्रम कर रहा है वो खतरे में आने की कल्पना कर सकता है। दूसरी बात यह है कि ह्यूमन का अपना एक अस्तित्व है कि भाई ये कहता है कि मैं हूं इस जगत में और कुछ मैं कर रहा हूं। तो अब वह हम्म आप करने के क्वेश्चन से जो है डिसऑन कर दिए जाएंगे।
तो सवाल वो हम्म। वही अस्तित्ववाद के प्रश्न का आ जाएगा, ये केवल इकोनॉमिक प्रश्न नहीं रह जाएगा कि मानव का अस्तित्व होना भी कोई होना है। केवल उन्हीं लोगों का अस्तित्व काफी है जो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम को रन करने में लगे हुए हैं। बाकी लोग तो केवल जैसा शायद युवाल नोआ हरारी भी ये कहते हैं, मैंने उनको बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम पे फिर लोगों का काम केवल एंटरटेन करना ही रह जाएगा, सरकारें लोगों को हम्म। एंटरटेन करने के लिए। और आज यदि हमारे लिए मुफ्त में इंटरनेट वगैरह दिया जाता है कथित रूप से, और आने वाले टाइम पे ये बढ़ाया जाएगा, तो ये जरूरत हो जाएगी। जैसे वेलफेयर स्टेट की जरूरत है कि लोगों को कहीं ना, वेलफेयर स्टेट अलग अलग तरीके से लोगों को सेफ्टी वॉल्व करता है, मतलब हम्म। आने वाले टाइम में यदि हम्म। लोगों को एंटरटेन, क्योंकि आप उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत ज्यादा रिप्लेस कर दिए। दूसरा ये कि वो अपना अस्तित्व भी रखते हैं कुछ मानव होने के नाते, ये प्रश्न भी आप उनसे यदि छीन लेंगे, तो फिर उनको यही है कि जैसे शराब पिला के आपको एक भ्रमित, मतलब ये कि बेहोशी की दुनिया में रखा जाए, आपको एंटरटेनमेंट के माध्यम से। ये शायद युवाल भी ऐसी बात करते हैं, और ये तो लगता है कि आने वाले टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के अस्तित्व पे चोट पहुंचाएगी। जी। ये खैर इस पर हम और बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा वक्त खत्म हो रहा है, तो हम्म। हम एक लास्ट सवाल पर आएंगे जो पर्यावरण की बात आई है उस संदर्भ में कि बहुत सारा औद्योगिकरण हो रहा है, पर शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण की वजह से अपराध हो रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से शहरों में तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही है ना। नेहरू का जो मॉडल था सेंट्रलाइजेशन का, वो भी मतलब इस चीज को हल नहीं कर पा रहा है, न वेस्टर्न मॉडल है वो उसको हल कर पा रहा है। वामपंथ ये कहता है कि औद्योगिकरण नहीं होगा तो श्रमिकों का बहुत ज्यादा शोषण होगा। इन सब चीजों में, इन सारी आइडियोलॉजीज में, सारे विचारों में, इन सारे मॉडल्स के बीच में कहीं भी प्रकृति की चिंता नहीं दिखती है। मतलब वो पर्यावरण कहीं पर भी नहीं हम है, वो कहीं नेहरूवियन फोकस, मॉडल में भी हाँ, नहीं थी। हाँ, वो वही कहीं कह भी रही हूँ नहीं मैं थी। कि हम पर्यावरण पर हम्म। फोकस नहीं करते हैं। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हमें एक नया इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है जो पर्यावरण को भी मतलब अपने पर्यावरण के बारे में भी बातचीत करें उस विषय पर, मतलब वो देखिए सस्टेनेबल मेरे अनुभव डेवलपमेंट तो, जैसी बात है। हम्म। हाँ हाँ, मेरे अनुभव तो ये रहे हैं कि जब भी इस किस्म की बात होती है ना, मतलब जैसे जो सेंट्रलाइज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था नेहरूवियन एरा हम्म। का, हम्म। तो हम्म। वो एक तरीके से इंस्पायर्ड था यूएसएसआर के मॉडल से। ठीक है। हम्म। हम्म। जो प्लांट सेंट्रलाइज मॉडल था वो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड था वहां पे। और चाहे यूरोप में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, जिसको गांधी क्रिटिसाइज करते रहते थे कि ये बहुत हम्म। ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है और ये एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचता। ठीक है। तो हम्म। सेम चाहे यूएसएसआर वाली दुनिया हो, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका वाली दुनिया हो, दोनों ने हम्म। पर्यावरण के प्रश्न को इग्नोर किया। फिर हम्म। तीसरी जो वेव आती है जो पावर्टी पावर्टी को बहुत ज्यादा कैश कराती है, वो भी एनवायरमेंट के प्रश्न को पूरी तरह से धकेल देती है कि अरे अभी तो खाने को नहीं है, तुम इस किस्म की केमिकल हम्म। फर्टिलाइजर हम्म। इस्तेमाल करने का विरोध कर रहे हो, इससे हम्म। प्रोडक्शन हम्म। कैसे होगा। तो भाई ये प्रश्न कभी ना कभी तो हमें लाइमलाइट में लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये नेहरू ने भी तो जब खाने देश में नहीं था तब वो स्पेस की बात करते थे या एटॉमिक हम्म। एनर्जी की बात करते थे, तो एनवायरमेंट की बात क्यों नहीं कर सकते थे। हम्म। ठीक है। क्योंकि भाई पावर्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये माना जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पावर्टी को डील करने में सक्षम नहीं होता। पावर्टी को डील हम्म। करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस तरीके के प्रोडक्ट लाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक हम्म। फार्मिंग की बात की जाए तो वो कहा जाएगा कि नहीं, ये लोगों के लिए सप्लाई बहुत अच्छे से नहीं कर सकती, लेकिन इसका इसके जवाब हैं। आप एनवायरमेंटलिस्ट से मिलिए तो इसके जवाब हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत दरकिनार कर रखा है, चाहे हम्म। कैपिटलिस्ट हो। मुझे रामचंद्र गुहा की एक बात बड़ी अच्छी याद आती है। उनने अपनी किसी बुक में एक कोट किया था कि इंदिरा गांधी के जमाने में एनवायरमेंट की बात करना करना सीआईए एजेंट होना कहलाता था। हम्म। क्योंकि उस समय यूएसएसआर मॉडल जो है इंडिया में प्रिवेलिंग काफी हो रहा था। और हम्म। आज एनवायरमेंट की बात करना जो है वो वामपंथी होना कहलाता है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो एनवायरमेंट की बात करना मतलब एक जो एंटी डेवलपमेंट प्रस्तुत आपकी जो छवि बना देना है, वही है। ये तो बहुत बड़ी बात है, अंतिम प्रश्न के रूप में इसको नहीं
बहुत व्यापक बात है एनवायरनमेंट का तो। हाँ लेकिन वो मेरा हाँ। लास्ट में कहना ये है इसमें बहुत अंत में, कि हम्म। चाहे आप वेलफेयर स्टेट ले आइए, चाहे आप प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, चाहे आप पब्लिक सेक्टर को बढ़ाइए, यदि आप एनवायरनमेंट के प्रश्न को इग्नोर करते चलते हैं तो आप मानवीय तौर पे अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। नहीं कर वो सकते। समाज, वो आप कितने देर तक सरवाइव, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री का आपने उदाहरण दिया था, यदि वो मानवीय तौर पे भी अच्छे समाज बन पाए हैं तो उसका सवाल वहां प्राइवेटाइजेशन या सोशलिज्म की जादुई छड़ी नहीं है। उन्होंने एनवायरनमेंट के प्रश्न को बहुत गहराई से समझा है। हम्म। बड़ी अच्छी चर्चा रही, बहुत बहुत बातें सारे हुई। सवाल थे। हाँ, बहुत सारे सवाल थे जो जिनके जवाब अभी दिए जाने थे, लेकिन क्योंकि समय हमारा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा तकनीकी समस्याएं भी हमारे बीच आई। प्रोग्राम अच्छा रहा। इस प्रोग्राम में आने के लिए अक्षय बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, इस बार की बातचीत यहीं तक। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।